हेलो गाइस, मैं संजय सिंह और आप मेरे साथ हैं सजवान क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं दो नई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिनमें से पहली प्रॉपर्टी है हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और दूसरी है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बात कर लेते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बात कर लेते हैं हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। आपको टॉपिक से पहले आपको पुराने कॉन्सेप्ट की एक रफ समरी दे दूं। हम बात कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो सारी प्रॉपर्टी जो किसी सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पे। तो इसमें हम दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले ही पढ़ चुके हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप पहले इन दोनों वीडियोस को देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तब आपके ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअली होता कुछ नहीं है, जो हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था उसी कॉन्सेप्ट से आगे का है। तो दोस्तों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को पढ़ने से पहले आप ये समझ लीजिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या चीज़ होती है। तो फ्रीजिंग पॉइंट हमारी वो कंडीशन है जहाँ पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। दैट मीन्स अगर किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो उसी लिक्विड की सॉलिड स्टेट में वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। अब देखिए, हम ग्राफ बनाते हैं, वेपर प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ। ये आपका टेम्परेचर ग्राफ है, ये आपका वेपर प्रेशर ग्राफ है। और हमने क्या बोला था कि जो आपका प्योर सॉल्वेंट होगा वो आपका इस तरीके से होगा, और जो आपका सॉल्यूशन होगा उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। तो ये तो आपका प्योर सॉल्वेंट हो गया और ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए, ये आपका सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ग्राफ है। अब आपको दिख रहा है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नीचे है। अब जो फ्रीजिंग पॉइंट कर्व आता है आपका, तो फ्रीजिंग पॉइंट कर्व कुछ इस तरीके से बनता है हमारा। तो देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट कर्व जब हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से बनेगा। और अगर मैं इस वेपर प्रेशर के सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर कर्व को आगे मिलाऊं तो ये हमारे फ्रीजिंग पॉइंट पे यहाँ पे जाके काटेगा कहीं आगे। तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट आपका किसका है, प्योर सॉल्वेंट का, और यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट आपका किसका पहुंचा, सॉल्यूशन का। तो ये अगर T1 है आपका तो ये T2, तो आपको पता है कि इस लाइन पे आगे जाकर ये T2 इज ग्रेटर देन T1। तो आपका T2 पहले था, T1 बाद में था। दैट मीन्स आपका क्या हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो चुका है। और इसी को हम क्या कहते हैं, T2 माइनस T1 इज गिवन दैट डेल T, और ये आपका डेल T फ्रीजिंग पॉइंट का है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। अब क्योंकि आपका ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो फिलहाल हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे डेल T F की फॉर्म में। तो आपका डेल T F इस तरीके से होगा और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके मोलैलिटी के। देन अब आप इसमें एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, देन एक नया कांस्टेंट आएगा, फिर एक नया कांस्टेंट आएगा, इसको लिखते हैं हम KF, जहां हम KF को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। तो KF को हम लोग कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये आपका हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जहां हमारा KF क्या कहलाता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की कुछ वैल्यूज आपको दे रखी हैं, इसे नोट कर लीजिए। और अब हम कर लेते हैं इक्वेशन जो हमारा डिपेंड करता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे। तो आपका क्वेश्चन क्या कहता है, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, और इसका केमिकल फार्मूला है C2H6O2 इज मिक्सड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट इट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो आपने क्या करना है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कैलकुलेट करना है। तो आ जाइए, अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। हमारे क्वेश्चन में हमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं, पहला पानी, दूसरा इथाइलिन ग्लाइकॉल, और फिर एटॉमिक मास दिया है दोनों का। तो अब देखिए, इथाइलिन ग्लाइकॉल के लिए C2H6O2 जब हम कैलकुलेट करेंगे,
कार्बन का होता है 12, देन 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 6 प्लस आपका ऑक्सीजन का मास होता है 16 इंटू 2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे देन 24 प्लस 6 प्लस 32, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 62। तो अगर हम यही कैलकुलेशन पानी के लिए करेंगे तो वाटर का एटॉमिक मास हो जाता है आपका 80। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर आपको दिया है वेट ऑफ वाटर, ए मान लिया इसे, ये दिया है आपको 600। वेट ऑफ आपको दिया है इथाइलिन ग्लाइकॉल 45। पानी के लिए आपको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट KF की वैल्यू पता है 1.86, जो अभी हमने पिछले टेबल में देखी थी। अब हम निकाल लेते हैं इनका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है। देन डेल TF इक्वल टू आपका होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी। मोलैलिटी आपको पता है कि मोल्स, तो मोल्स आपके कितने हो जाएंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट में कितना हो जाएगा 45 अपॉन 62, और 1 kg आपका सॉल्वेंट होता है, देन 600 इंटू अपॉन 1000, तो ये आपका इतना हो जाएगा। अब जब आप इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे तो आपका 1.86 इंटू, ये आपका ऊपर जाएगा, ये नीचे, ये ज़ीरो कैंसिल कर दीजिए यहीं पे, तो आपका रह जाएगा कितना, ये आपका रह जाएगा 1.86 इंटू 45 इंटू 10 अपॉन 62 इंटू 6। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.25। तो आप कह सकते हैं कि हमारे फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन 2.25 का आएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऑस्मोसिस होती क्या चीज़ है। तो ऑस्मोसिस एक सिंपल सा फिनोमिनन है। मान लिया मेरे पास एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसी प्योर सॉल्वेंट को उसके सॉल्यूशन से अलग करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पानी है, वाटर, और यहाँ वाटर प्लस नमक है। अब यहाँ वाटर प्लस नमक है, यहाँ वाटर है, यहाँ वाटर प्योर है और वाटर प्लस नमक इम्प्योर है। इस केस में देखिए यहाँ इम्प्योर है और यहाँ प्योर है। इसका मतलब अगर मैं वाटर की कंसंट्रेशन मानूं तो वाटर के कंसंट्रेशन यहाँ हाई है, इस वाले चेम्बर ए में वाटर की कंसंट्रेशन हाई है और यहाँ लो है। अब ऑस्मोसिस एक सिंपल सा फिनोमिनन है कि जो हाई कंसंट्रेशन का कंपोनेंट है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करने लगता है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो भी आपका पर्टिकुलर कंपोनेंट होता है वो दोनों साइड अपना जो कंसंट्रेशन है, अपनी मात्राएं हैं, बराबर रखने की कोशिश करता है। तो आपका सिंपल सा क्या होता है, वाटर ए चेम्बर से हमारे चेम्बर बी में मूव करेगा और अपना अमाउंट बराबर रखने की कोशिश करेगा, कंसंट्रेशन इन द सेंस इक्वल करने की कोशिश करेगा, और यही कहलाता है आपका ऑस्मोसिस। यही फिनोमिनन आपका क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। अब हमने देख लिया है कि ये हमारा ऑस्मोसिस फिनोमिनन होता है the movement of a component from low concentration to high concentration आपका क्या कहलाता है, osmosis। या आप कह सकते हैं कि osmosis is the phenomenon in which a pure solvent move through semi-permeable membrane toward its solution। Then अब हम बात कर लेते हैं कि osmosis के बाद osmotic pressure क्या चीज़ है। तो थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं osmosis की प्रोसेस को रोकना चाहता हूँ, मैं ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकना चाहता हूँ, दैट मीन्स मैं पानी के यहाँ से फ्लो को यहाँ की ओर रोकना चाहता हूँ, तो क्या होगा। तो आपका सिंपल सा क्या होता है, जब आप पानी के इस फ्लो को रोकना चाहते हैं तो आपको
प्योर सॉल्वेंट की ओर, सॉरी, आपको प्योर सॉल्यूशन, आप क्या करते हैं, प्योर सॉल्यूशन की ओर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, प्योर सॉल्यूशन की ओर एक दबाव डालते हैं। तो आप चेंबर बी में यहाँ पर एक मैकेनिकल प्रेशर क्रिएट करेंगे, इसे प्रेशराइज करेंगे। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर जो इस ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोक दे इधर जाने के लिए, दैट मीन्स मान लिया आपने यहाँ से यहाँ जाने में कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रेशर लग रहा था और उसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रेशर को आपने रोकने के लिए यहाँ पे अलग से मैकेनिकल प्रेशर डेवलप किया और ये मैकेनिकल प्रेशर पानी के इधर से इधर के फ्लो को रोक देता है। तो ये जो आप प्रेशर क्रिएट करते हैं, ये वाला प्रेशर, यही आपका क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आया इतना कॉन्सेप्ट आपके? तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर वो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर है जो आपके ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकता है। तो अब अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करें तो हम इसे कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, द मिनिमम एक्सिस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द पासेस ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसे कैलकुलेट करने के लिए वॉन्ट हाफ ने एक इक्वेशन दी। ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से है दैट अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई मानते हैं जो उन्होंने कैलकुलेट किया, देन पाई इज इक्वल टू सी आर टी, जहां आपका सी कंसंट्रेशन है, पाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है और आपका आर रेगुलर कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं, एंड टी आपका टेम्परेचर होगा। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है, जिसमें हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन कहता है 200 centimeter cube of aqua solution of a protein contain 1.26 gram of protein. The osmotic pressure of such solution at 300 Kelvin found to be 2.57 into 10 to the power minus 3 bar. Calculate the molar mass of the protein. और आपको दिया गया है इसमें R की वैल्यू 0.083 लीटर बार पर केल्विन मोल। तो आपका ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी आ चुका है और 2-3 बार अलग अलग स्टेट बोर्ड में भी आ चुका है। अब हम इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन में हमें कौन कौन सी चीज़ दे रखी है, कौन कौन सी चीज़ नहीं दे रखी। तो हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दिया है जो वॉल्यूम दे रखा है वो आपको दे रखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब। फिर आपको दे रखा है जो मास दे रखा है आपको, वो मास दिया है आपका 1.26 ग्राम। फिर जो आपको दिया है टेम्परेचर आपको दे रखा है 300 केल्विन। फिर आपकी अगली कंडीशन जो आपको रेगुलर कांस्टेंट की वैल्यू दी है वो दी है 0.0833 लीटर बार पर केल्विन मोल। और फिर आपको आखिरी चीज़ दे रखी है, वो दे रखा है पाई की वैल्यू, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू 2.57 इंटू 10 टू द पावर -3। आप जानते हैं कि अगर मैं कंसंट्रेशन को चेंज करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं N/V RT, और N/V आपका क्या होता है, मोलर मास अपॉन मोलर मास। देन पाई V इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इंटू R इंटू T। आपको मास कैलकुलेट करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो आप मोलर मास को क्रॉस में ले जाइए, फिर आपका हो जाएगा MRT अपॉन पाई V। फिर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से सारी वैल्यूज उठा के रख लेंगे। वैल्यू उठाएंगे तो क्या होगा आपका, ये जो इसका मोलिकुलर मास होगा, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू आपका 1.26 इंटू 0.083 इंटू एंड ये टेम्परेचर आपका 300 अपॉन पाई की वैल्यू आपको दे रखी है 2.57
0.57 इंटू 10⁻³ इंटू आपका वॉल्यूम दे रखा है आपको 200। क्योंकि आपका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है तो इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब जब आप ये सारी कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 रह जाएगा, ये 5 ऊपर जाएगा, फिर आप यहाँ क्रॉस डिवाइड करेंगे। देन जैसा आप सारी कैलकुलेशन करेंगे, आप सारी कैलकुलेशन करके एक चीज़ कैलकुलेट ज़रूर करेंगे कि ये 2 0 से यहाँ हट जाएगा, आपका रह जाएगा 1.26 इंटू 2 8 3 24.9 अपॉन, और आपका 5 ऊपर चला गया होगा मल्टीपल में, फिर आपका रह जाएगा डिनोमिनेटर में 2.57 इंटू 10⁻³ जैसे ही आप फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा 61039 ग्राम पर मोल। तो ये आपका 1 मोल का उसका वेट है, 1 मोल का एटॉमिक मास इतना होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ऑस्मोटिक प्रेशर का फिनोमिनन भी समझ में आया होगा। आपको सारी चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई होंगी। अगर इससे पहले आपने पुरानी 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान नहीं दिया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, फिर आपको ये दोनों भी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अक्सर हमारे इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन बन जाता है। तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आज ख़त्म हो चुकी हैं। अगली वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं आपसे। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।